जय हिंद। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 19 मार्च 2025 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। और हमेशा की तरह तमाम जानकारी यहाँ पर विस्तृत तौर पर मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप भी बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता को अब समाप्त कर दी है। यानी कि विद्यार्थियों की जो अटेंडेंस होती थी, जो 75% रिक्वायर्ड था, उसे अब समाप्त कर दिया है। बताएं कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, बिहार में जो मुख्यमंत्री साइकिल योजना की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2006 में। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि बिहार में नव नालंदा महाविहार समकक्ष विद्यालय में या फिर विश्वविद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी? ये अभी खबरों में है। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है मलेशिया के सहयोग से इसकी शुरुआत यहाँ पर की जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार के नव नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय में मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की शुरुआत की जाएगी, जहां पर विशेष एआई प्रणाली और चैटबॉट शुरू करने के लिए मलेशिया के साथ, दरअसल अभी जो बतलाया हमने, मलेशिया के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। एआई प्रणाली जो विशेष तौर पर यहाँ पर शुरू किया जाएगा, इसके अतिरिक्त चैटबॉट भी शुरू किया जाएगा। ये सभी चीजें नव नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय में मलेशिया के सहयोग से लाया जाएगा, शुरू किया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ जानकारी मैं आपको इस नव नालंदा महाविहार को लेकर दे दूं। दरअसल इसकी स्थापना की बात करें तो ये प्राचीन नालंदा महाविहार की तर्ज पर वर्ष 1951 में पाली और बौद्ध धर्म के उच्च अध्ययन के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, वर्ष 1951 में नालंदा महाविहार की तर्ज पर। अच्छा, नालंदा महाविहार बिहार के संदर्भ में अगर हम देखें तो बिहार ही नहीं, एक्चुअली बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान रहा है। आइए इसको लेकर यहाँ पर कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं। देखिए, नालंदा महाविहार की अगर हम बात करें तो नालंदा महाविहार प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र था, जो कि दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था, जहां पर हजारों छात्र और शिक्षक रहते थे और ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन यहाँ पर करते थे। जो पूरी दुनिया में ये नालंदा महाविहार प्रसिद्ध था। इसकी स्थापना का जो श्रेय है, ये आपको ध्यान रखना है कि गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम द्वारा इसकी स्थापना किया गया था और इन्हीं को ये श्रेय जाता है इसकी स्थापना का। देखिए, इसके विध्वंस की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी की सेना ने नालंदा महाविहार को नष्ट कर दिया था। कहा जाता है कि इसमें आग लगा दिया गया था। और यहाँ पर आपको बता दूं कि इसे पुनः से 2010 में भारत सरकार ने पुनर्जीवित करने के लिए, यानी कि नालंदा महाविहार को पुनर्जीवित करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें बख्तियार खिलजी की, जो इन्होंने इसको नष्ट किया था 12वीं शताब्दी में, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पुस्तकों का इतना भंडार था कि ये महीनों तक इसमें आग लगा रहा था, ये जलते रहा था। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से जुड़ी हुई एकदम ज्ञानवर्धक पुस्तकें थी, जो कि एक प्रकार से इन महान पुस्तकों में खास करके अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए रहे होंगे अर्थशास्त्र से, स्वास्थ्य से, अंतरिक्ष से और भी विभिन्न विषयों से। खास करके यहाँ पर पुस्तकों का अंबार था जो कि महीनों तक जलते रहा था, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। तो इसे विध्वंस क्या था किन्होंने? तो बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले, चूंकि बात यहाँ पर हो रही नालंदा महाविहार की, तो नालंदा महाविहार को लेकर एक जानकारी यहाँ पर मैं आपको और देने वाला हूँ। देखिए, नालंदा महाविहार बिहार में वो स्थल है जो कि विश्व धरोहर स्थल की सूची में है, यूनेस्को की। तो यहाँ पर हमने जो लिखा है कि बिहार में विश्व धरोहर स्थलों की सूची, तो इसमें जो पहला स्थल है यह है बोधगया का महाबोधि मंदिर परिसर, जो कि 2002 में इस सूची में शामिल हुआ था। लेकिन दूसरा स्थल है नालंदा महाविहार, जो कि 2016 में इसमें शामिल हुआ था, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में।
तो ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कंप्लीट सूची आपके बीच हमने रखा है। एकदम से आप यहाँ पर देख पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक मिस हो गया है। 1 से लेकर 14 तक का जो स्लाइड है वो यहाँ पर किसी कारणवश गलती से नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिए इस सूची में 43 स्थल अब तक है। 2024 में पिछली बार अहोम राजवंश का मोइदाम होता है हजारों साल से दफन स्थल, वो इसमें शामिल किया गया था। अच्छा, बिहार के संदर्भ में 23वां देखिए, यहाँ पर 23 नंबर पे होगा बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर 2002 में, ये पहला स्थल था। क्रम की दृष्टिकोण से 23वां है और इसके बाद 33वां देखिएगा। 33वां कहाँ पर है तो यहाँ पर है नालंदा महाविहार बिहार 2016 में इसमें शामिल हुआ। तो 23वां और 33वां क्रम की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये बिहार में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। तो ये सारी बातें फिलहाल ध्यान रखिएगा, है बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। चलिए अगले दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेफक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितना पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। देखिए इस प्रतियोगिता में पहली बात तो ये ध्यान रखिए बिहार की मेजबानी में पहली बार इस सेपक टकरा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। यहाँ पर मेजबान भारत ने कुल मिला के 7 पदक अपने नाम किया है, अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए बिहार की मेजबानी में एक्चुअली आप यहाँ पर भारत बोल सकते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड कप आयोजन है, ये राज्य स्तर का प्रतियोगिता नहीं है, ये कंट्री लेवल का यानी कि देश स्तर का, ये राष्ट्रीय स्तर का ये प्रतियोगिता है। तो बिहार भारत की मेजबानी में पहली बार सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना में 20 से लेकर 25 मार्च 2025 तक किया गया। ठीक है, इसका उद्घाटन नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर देखिए ये इस प्रतियोगिता का 5वां संस्करण है जिसका शुभंकर था भीम। अच्छा, इसका शुभंकर को लेकर हमने आपको जानकारी दिया था, आप यहाँ पर ये शुभंकर को देख सकते हैं। एक पशु है गौर बाइसन, ये जो शुभंकर है भीम उसी से प्रेरित है। अच्छा, इस प्रतियोगिता में भारत ने 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज कुल मिला के टोटल 7 पदक भारत जीता। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर स्वर्ण पदक की तो भारतीय पुरुष टीम ने इस प्रतियोगिता के रेगू इवेंट में, एक इवेंट होता है रेगू इवेंट सेपक टकरा में, इसमें पहली बार स्वर्ण पदक जीता है और भारत को गौरवान्वित किया है। ये पहली बार था जब वर्ल्ड कप में रेगू इवेंट में भारतीय पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीता। अच्छा, इसी प्रतियोगिता में अगर हम देखें इसी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में रेगू इवेंट का ये खिताब थाईलैंड ने अपने नाम किया, महिला वर्ग में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस प्रतियोगिता में भारत के प्रदर्शन की हम बात करें तो पुरुष रेगू टीम ने स्वर्ण पदक जीता, महिला युगल टीम ने रजत जीता, जबकि वहीं पर 5 कांस्य पदक जो भारत ने अपने नाम किया, इनमें पुरुष युगल, महिला रेगू, मिश्रित क्वाड और महिला क्वाड तथा पुरुष क्वाड, ये सभी कांस्य पदक अपने नाम किया। तो 1 स्वर्ण 1 रजत और 5 कांस्य, ओवरऑल 7 पदक भारत ने अपने नाम किया इस प्रतियोगिता में। अच्छा, सेपक टकरा खेल क्या है ये हमने कई बार आपको बतलाया है, ये फुटबॉल और वॉलीबॉल का मिश्रण होता है। अच्छा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वॉलीबॉल खेल में जो बीच में नेट लगा रहता है, जो दोनों ओर 2 टीमें होती हैं वो बॉल को एक दूसरे के पाले में गिराने का प्रयास करते हैं हाथों की मदद से। लेकिन सेपक टकरा वर्ल्ड कप में क्या होता है कि हाथ की जगह ये पैर का प्रयोग होता है, बस डिफरेंस इतना ही है। ठीक है, जैसा यहाँ आप इस इमेज में देख रहे हैं। आई होप आप इसे समझ चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया है, इनका नाम क्या है। राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी, यानी कि संजय सिंह को नियुक्त किया गया है। अब आपको यहाँ पर बता दूं कि संजय सिंह को हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया है। यह चुनाव 24 मार्च 2025 को अम्मान जॉर्डन में आयोजित एशिया जनरल असेंबली में हुआ। वहां पर उन्हें 38 में से 22 वोट प्राप्त हुए, वोटिंग के जरिए ये खास करके ये चुनाव हुआ था। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिए संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के मौजूदा अध्यक्ष हैं, जिन्हें अभी हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर इतनी बातें ध्यान आपको रखना है। क्योंकि बात यहाँ पर हो रही है रेसलिंग की, तो एक अहम जानकारी अभी मैं आपको अतिरिक्त पॉइंट में देने वाला हूँ ताकि ये आपका रिवीजन भी हो जाए। इस सीरीज का यही तो खासियत है, चीज़ें आप नया नया सीखते ही हैं, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें खबरों में रही है
जहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है, वो तमाम चीजें आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से हम आप सबों के बीच रखते हैं। बस आप लोग इसको अच्छी तरह देखिए, एकदम से प्रत्येक दिन समय निकाल के क्लासेस को फॉलो कीजिए। नो डाउट ये हमारा आपसे वादा है कि आप यहाँ पर बेहतर करेंगे औरों से, मतलब और स्टूडेंट की तुलना में जो कई बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अगर यहाँ पर रेगुलर क्लासेस को फॉलो करेंगे तो उनसे आप बेहतर करेंगे। अच्छा, पहले भी कई दफ़ा हमने आपको बतलाया कि बहुत सारे लोगों का ऐसे भी कॉल आता है, मैसेज आता है और कमेंट भी आता है कि सर मैं फलाना जगह पढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, लेकिन करंट अफेयर्स की जो प्रिपरेशन है वो उस स्तर की नहीं हुई है। लेकिन आपका वीडियो हमने देखा तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो ये आप जरूर यहाँ पर देखिए, इसका PDF फाइल आदि वगैरह आप एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी दिशा में यहाँ पर चूंकि हम बात कर रहे थे रेसलर की, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। देखिए, भारतीय रेसलर बजरंग पूनिया पर नवंबर 2024 में भी हाल ही का यह न्यूज है, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 साल का बैन लगाया था। यहाँ पर एंट्री नहीं बल्कि एंटी होगा। एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 साल का बैन लगाया था। बजरंग पुनिया जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 2020 टोक्यो ओलंपिक में, एक्चुअली ये जो 2020 वाला जो ओलंपिक था ये 2021 में आयोजित हुआ था कोरोना महामारी की वजह से, तो 2020-21 आप बोल सकते हैं। तो इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया था बजरंग पुनिया ने। साथ ही बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान भी हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सभी में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बर्मिंघम ब्रिटेन में आयोजित 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2025 में 2025 नहीं बल्कि 2022 में जो बर्मिंघम ब्रिटेन में आयोजित हुआ था, 22वां संस्करण था राष्ट्रमंडल खेलों का यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का, यहाँ पर बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल हासिल कर भारत को गौरवान्वित किया था। ये ध्यान रखिए, इस कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत 22 स्वर्ण सहित कुल मिला के 61 पदक जीता था और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा था। हालांकि इसमें पहले स्थान पर था ऑस्ट्रेलिया। तो 61 पदक के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा। अच्छा, इस कॉमनवेल्थ गेम्स का जो शुभंकर था ये था पैरी द बुल। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में 26 मार्च 2025 को बांग्लादेश का 55वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बताएं कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा क्या है, यानी कि इसका नाम क्या है। तो राइट जो आंसर यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि रेड क्लिप रेखा। इसको लेकर डिटेल इंफॉर्मेशन अभी हम आपको देंगे, यह है बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, हाल ही में 26 मार्च 2025 को बांग्लादेश का 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, जिस वजह से ये खबरों में है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1947 में भारत के विभाजन के समय इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का पूर्वी भाग घोषित किया गया था। ठीक है, कब? तो विभाजन के समय 1947 में ये पाकिस्तान का पूर्वी भाग घोषित किया गया था। दरअसल बांग्लादेश के अस्तित्व की बात करें तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, जब यह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। कब? तो 1971 में, और इसमें भारत की भूमिका काफी अहम रही थी। अच्छा, यहाँ पर अगला पॉइंट है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, उसी प्रकार से बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, बांग्लादेश का फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो सीमा रेखा उसकी अगर हम बात करें तो 17 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के बाद रेड क्लिप रेखा भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच की सीमा बनाई गई थी। विभाजन के समय की बात कर रहे हैं, 1947 की बात कर रहे हैं। 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था 1947 में, लेकिन 2 दिन पश्चात ये रेड क्लिप रेखा भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा बनाई गई थी। लेकिन हालांकि 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र रूप से बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व हुआ, तो 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के बाद यह रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच भी सीमा बन गई। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। एक तो रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का विभाजन करता ही करता है, लेकिन ये बांग्लादेश के बीच का भी सीमा का विभाजन करता है। ये चीजें आगे भी आपको हम मैप के माध्यम से दिखलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर बात हो रही है बांग्लादेश की, तो जनसंख्या के आधार पर बांग्लादेश इस समय दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है।
जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 2.13% के बराबर है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर बांग्लादेश के सीमा रेखा की भारत के संदर्भ में, तो वर्तमान में बांग्लादेश और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है, मतलब जो साझा होती है, वो 4096 किलोमीटर है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करें तो ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लंबी भूमि सीमा रेखा है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। मील में बात करें तो 2545 मील। अच्छा, यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी और भी आपको हम देंगे, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है डूडल, जो कि गूगल की तरफ से ये बनाया जाता है। और जो गूगल एक्चुअली आप लोग सर्च करते हैं इंटरनेट पे, क्रोम आदि पे गूगल जब सर्च करेंगे तो वहाँ पर इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, जो खास करके इम्पोर्टेंट तिथियां होती है, इम्पोर्टेंट मतलब कुछ इवेंट होता है, तो वो गूगल क्या करता है, जो डूडल बना के उसे मतलब चिन्हित करता है, उसे सम्मानित करता है, एक प्रकार से बोल सकते हैं उसे चिन्हित करता है। तो ये सम्मान में किया जाता है। तो इस प्रकार का डूडल बनाया गया था। तो यहीं से मतलब ये चीज़ें हमने आपके पास रखा है, आपके सामने रखा है। अब एक्चुअली बात हो रही है यहाँ पर सीमा रेखा की, तो अभी जो आपको हम बतलाने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। विश्व की जो प्रमुख सीमा रेखा है वो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। और आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न बनता है तो कुल मिला के यही स्लाइड से आपसे पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ध्यान से एक एक करके सभी को देख लीजिए। रेडक्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, और साथ साथ ये भारत और बांग्लादेश के बीच भी है। रेडक्लिफ रेखा की बात करें तो सिरिल रेडक्लिफ द्वारा ये बनाया गया था। यहाँ पर आप इस चीज को पढ़िएगा। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में सिरिल रेडक्लिफ को भारत पाक बंटवारे की जिम्मेदारी दी थी, और 17 अगस्त 1947 को विभाजन रेखा सार्वजनिक की, और यही है रेडक्लिफ लाइन जो कहा जाता है। देखिए, ये तो है पाकिस्तान, ये आप जो देख रहे हैं, और ये जो लाइन रेड लाइन है ये है पाकिस्तान। और पाकिस्तान का पूर्वी प्रांत के रूप में जो पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, जो एक्चुअली भी बांग्लादेश है 1971 से, ये वाला है, इसे ही कहा जाता है रेडक्लिफ रेखा। तो आई होप आप इसे समझ चुके हैं। ठीक है, भारत के विभाजन के समय 17 अगस्त 1947 को, यानी 2 दिन पश्चात ये अस्तित्व में आया था। अच्छा, वहीं पर अगर हम भारत के कुछ पड़ोसी देशों के साथ बात करें तो मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चाइना के बीच की रेखा है। डुरंड रेखा ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है। हिडनबर्ग रेखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोलैंड और जर्मनी के बीच। और इसके अतिरिक्त मेजिनोट रेखा जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच। 17वीं समानांतर रेखा उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच। मैनरहाइम रेखा ये रशिया और फिनलैंड के बीच। ऑर्डर नीस रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच। और 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच। 26वीं समानांतर रेखा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजरती है। ये सभी जो सीमा रेखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, आज के इस वीडियो में हम आपको टारगेट दे रहे हैं 500 लाइक का। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों सहपाठियों को जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रिपरेशन में लगे हैं उनको यहाँ पर भरपूर हेल्प मिल सके। 5वें प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2024 में बढ़कर कितना हो गया है? अब यहाँ पर इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो ये लगभग दोगुना हो गया है। लगभग नहीं बल्कि ये दोगुना हो गया है। 48.8% ये हो गया बढ़कर। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हाल ही में विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 में 24.4 की तुलना में दोगुना होकर 2024 में 48.8% हो गया है। अच्छा, रिपोर्ट के अनुसार भारत की 65% आबादी, तकरीबन 92 करोड़ लोग जो कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ, जिनमें कि नगद और वस्तु दोनों शामिल है, इससे आच्छादित है, यानी कि उससे लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें 48.8% को नगद लाभ मिल रहा है। जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज है, इसमें अगर हम बात करें, जो सामाजिक सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखें, जितनी भी चीजें इसमें आती हैं उन सभी का लाभ मिल रहा है तकरीबन 65% आबादी को, जो कि 65% आबादी के बारे में ये कहा जा रहा है कम से कम किसी एक सामाजिक सुरक्षा लाभ से वो लाभान्वित हो रहे हैं। अच्छा, सामाजिक सुरक्षा को आप कैसे वर्णित कर सकते हैं, मतलब इसमें क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं?
देखिए, सामाजिक सुरक्षा की बात यहाँ पर हो रही है। आपको बता दूं कि सामाजिक सुरक्षा एक ऐसी प्रणाली है जो व्यक्तियों को वित्तीय सहायता और संरक्षण प्रदान करती है, खास करके जनता को। देखिए, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में, उन स्थितियों में जब वे सेवानिवृत्ति, बेरोजगारी, बीमारी या फिर विकलांगता का सामना कर रहे होते हैं, और ऐसी स्थिति में सामाजिक सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो लोगों को आवश्यक सेवाएं और साथ साथ संसाधन प्रदान करना जो उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करे। इस दिशा में इस तरह का मतलब जो कार्य संचालित होता है सरकार के द्वारा, इसी के बारे में कहा गया है कि कम से कम 92 करोड़ लोग एक सेवा का लाभ से लाभान्वित हो रहे हैं या फिर उनको लाभ मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट है, इसके अनुसार आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज है ये 2024 के अंत तक ये बढ़कर हो गया है 48.8%। ये इस रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में कहा गया है। चलिए, छठा प्रश्न है कि अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को हाल ही में स्वास्थ्य संस्थान NIH के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इनका नाम क्या है? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि जय भट्टाचार्य। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। देखिए, अमेरिकी सीनेट ने 25 मार्च 2024 को भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को देश के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान या फिर स्वास्थ्य अनुसंधान और वित्त पोषण संगठन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी कि NIH के नए डायरेक्टर अर्थात निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। हालांकि इसकी घोषणा पहले ही हुई थी, लेकिन 25 मार्च 2024 को इनकी नियुक्ति की पुष्टि की गई है। तो ये चीजें ध्यान रखें। इनका नाम क्या है? तो जय भट्टाचार्य। ये आपको ध्यान रखना, भारतवंशी यानी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि जय भट्टाचार्य वर्तमान में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य नीति और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, और उन्होंने यहीं से MD और PhD की उपाधि भी प्राप्त की है, जहां पर वो अभी शिक्षण कार्य कर रहे हैं। ये तमाम बातें यहाँ पर ध्यान रखिए। अब चूंकि बात हो रही यहाँ पर अमेरिका की, तो अमेरिका में इस समय डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है और दूसरी बार वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। क्रम के दृष्टिकोण से वे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। अच्छा, यहाँ से आपके BPSC एग्जाम में प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जब वे 45वें राष्ट्रपति थे तो BPSC एग्जाम में पूछा गया था कि क्रम की दृष्टिकोण से वे कौन से राष्ट्रपति हैं। तो अभी जो वर्तमान में एक्चुअली में है, अभी 47वें हैं, उसमें 45वें थे, बीच में 46वें कौन बने? तो जो बाइडेन। ये ध्यान रखिए। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल है, ये यहाँ पर समझना है, ध्यान रखना है। अच्छा, एक और जानकारी करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से अभी हाल ही में निकल कर आई है, वो आपको बता दूं। दरअसल अमेरिका के विदेश विभाग ने हाल ही में अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिज पर पद पर रहते हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का आरोप लगाते हुए देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। जो अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिज हैं, इन पर आरोप लगाया है, ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये चीजें यहाँ पर मतलब इससे संबंधित है, जो भी हाल ही में खबरों में रहा है वो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। चलिए, सातवां प्रश्न है कि भारत सरकार की किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में बालपन की कविता नामक एक पहल शुरू किया गया है? तो भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये अभी हाल ही में बालपन की कविता नामक एक पहल शुरू किया गया है। आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्रालय की यह पहल है, नाम क्या है? बालपन की कविता। और इसके बारे में ये आपको ध्यान रखना है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय नर्सरी कविताओं को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया है। दरअसल मूल रूप से इसके उद्देश्य की बात करें तो युवा शिक्षार्थियों, खास करके बच्चों के लिए भारतीय नर्सरी कविताओं और लोकगीतों को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना इसका एक मूल उद्देश्य है। इसी दिशा में शिक्षा मंत्रालय का एक पहल है बालपन की कविता, जो खास करके आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, जो नर्सरी कविताएं हैं या फिर बोल सकते हैं दादी नानी की कहानी कविताएं, इसको पुनर्जीवित करने की दिशा में ये बालपन की कविता नामक एक पहल शुरू किया गया है। समझने के लिए इस प्रकार से चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 8वें प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स के हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स आदि होते हैं, साथ साथ टेस्ट सीरीज आदि, वो आप सभी BM ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, तो आपको वहां पर ये वाला कोर्स दिखेगा। इस कोर्स के जरिए आप तमाम मटेरियल का एक नाम मात्र की फी पर भरपूर लाभ उठा पाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 8वें नंबर प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस पूर्व कैबिनेट सचिव को हाल ही में नीति आयोग का नया सदस्य नियुक्त किया गया है?
तो राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि राजीव गौबा, जो कि अगर हम बात करें ये पूर्व कैबिनेट सचिव हैं। तो अभी हाल ही में इन्हें नीति आयोग का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। अच्छा, वर्तमान में जो खास करके कैबिनेट सचिव हैं ये हैं टीवी सोमनाथन, ये राजीव गौबा पूर्व सचिव थे। अब यहाँ पर डिटेल जानकारी आपके बीच है। देखिए, पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। झारखंड कैडर के वे 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अगस्त 2019 से अगस्त 2024 में अपनी सेवानिवृत्ति तक, यानी कि रिटायरमेंट तक, वे कैबिनेट सचिव के पद पर कार्य किए थे, अपनी सेवा दिए थे, ये ध्यान रखिए। देखिए, अभी हाल ही में आपको ये बता दूं कि तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के अधिकारी डॉक्टर टीवी सोमनाथन अगस्त 2024 में राजीव गौबा की सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के नए कैबिनेट सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। तो वर्तमान में भारत के जो कैबिनेट सचिव हैं ये कौन है? तो यह है टीवी सोमनाथन। ये ध्यान यहाँ पर आप लोग रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, बात हो रही है नीति आयोग की, चूंकि नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं राजीव गौबा। तो नीति आयोग बीपीएससी का हमेशा से एक फेवरेट टॉपिक रहा है। दरअसल 1 जनवरी 2015 को ये अस्तित्व में आया था और तब से अब तक लगभग 3 से 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो इनमें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यही पूछा गया था कि नीति आयोग में नीति का जो फुल फॉर्म है ये क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि भारत सरकार का थिंक टैंक है, जो कि सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में सरकार को जानकारी प्रदान करता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अच्छा, योजना आयोग जो है ये 1950 में अस्तित्व में आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। अच्छा, वर्तमान में नीति आयोग के जो सीईओ हैं ये है वीवीआर सुब्रमण्यम और अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। आपको समझना यह है कि जिस प्रकार से योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे भारत के प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार से नीति आयोग में भी है कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे भारत के प्रधानमंत्री होंगे। तो इस समय कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। तो आई होप यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न है 25 मार्च 2025 को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड कितने रुपये पर पहुंच गया है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खास करके ये आंकड़े वाले जो प्रश्न होते हैं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिहार नहीं बल्कि भारत का जो रक्षा उत्पादन है ये रिकॉर्ड बढ़कर कितना हो गया? तो 1.27 लाख करोड़ हो गया है। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए, रक्षा मंत्रालय द्वारा 25 मार्च 2025 को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। आपको बता दूं कि इस अवधि में रक्षा निर्यात, अच्छा ये तो रक्षा उत्पादन की बात हुई जो कि 1.27 लाख मतलब करोड़ रुपये पहुंच गया है, लेकिन इस अवधि में रक्षा निर्यात जो है ये 21,083 करोड़ रुपये का हो गया, जो कि पिछले एक दशक की अगर हम तुलना करें तो 30 गुना बढ़कर 100 से अधिक देशों को निर्यात हुआ है। यानी कि रक्षा उत्पादन जो होती है, मतलब जो डिफेंस से जुड़ी हुई जितनी भी सामग्री होती है, जो उसका उत्पादन भारत में जो होता है उसका निर्यात इस समय लगभग 100 देशों में हो रहा है। थोड़ा ही सही, जितने भी हो वो लगभग 100 देशों में हो रहा है और इसमें लगातार वृद्धि देखने को मिल रहा है। जिसमें 2023 से 24 को लेकर जो डेटा सामने आती है इसमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया शीर्ष खरीदार के रूप में उभरा है। जो ठीक है, ये तमाम बातें यहाँ पर इस रिपोर्ट में कही गई है। आपको बता दूं कि सरकार का लक्ष्य 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। ये भारत सरकार का निर्धारित लक्ष्य है। देखिए, रक्षा उत्पादन की बात हम कर रहे हैं तो रिपोर्ट के अनुसार 65% रक्षा उपकरण घरेलू स्तर पर बने हैं, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। अच्छा, एक जानकारी और भी, इसमें भी थोड़ा बहुत जिक्र इसका हुआ और मीडिया में इसमें बहुत ज्यादा है। देखिए, रूसी सैनिक भी अब भारत में बने जूते का इस्तेमाल कर रही है। दरअसल इन जूतों को बिहार में बनाया जा रहा है। बिहार में कहाँ पर? तो बिहार में वैशाली जिले के हाजीपुर में जूतों का निर्माण हो रहा है, जिन जूतों को रूसी सेना पहनती है। और इसमें जो पूरा क्रेडिट जाता है ये मेक इन इंडिया जैसे पहलों को जाता है, जो कि इस वृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो खास करके रक्षा उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है ये इसमें मेक इन इंडिया जैसे कई सारे पहल हैं जिसमें भरपूर योगदान इन सारे पहलों का है। अच्छा, बात यहाँ पर रक्षा की हो रही है। बजट की बात करें तो 2025-26 में रक्षा मंत्रालय के लिए रिकॉर्ड 6.81 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये अब तक का सबसे अधिक है भारत सरकार का रक्षा
अच्छा बजट, ये तमाम बातें ध्यान रखिए। अच्छा, बिहार के संदर्भ में ये जो जानकारी अभी हमने आपको इस वाले पॉइंट में दिया है, आप यहाँ पर ये जूता देख सकते हैं, यही वो जूता है जो कि आपको ध्यान रखना है, हाजीपुर में बन रहा है, रूसी सैनिक इसे पहनते हैं। अब यहाँ पर सवाल यह है कि रूसी सैनिक इन जूतों का इस्तेमाल क्यों करती है। देखिए, रसिया में ही एक जगह है जो कि दुनिया का सबसे ठंडा जगह है, खास करके ऐसे इलाके और भी कई सारे इलाके हैं जहाँ पर ठंड पड़ती रहती है, जो कि -40 डिग्री सेल्सियस तक ये जूता जो है ये सैनिकों को मतलब सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस लिहाज से इन मतलब इस प्रकार के जूतों का उपयोग करती है रूसी सैनिक, जिसका निर्माण हो रहा है कहाँ पर, ये बिहार के हाजीपुर में हो रहा है। आई होप ये ध्यान रखेंगे, और ये मीडिया में अभी काफ़ी सुर्खियों में है, आप इंटरनेट आदि पर सर्च करेंगे तो इसको लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। चलिए, 10वां प्रश्न है कि जॉर्डन में आयोजित कुश्ती एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है। राइट आंसर है कांस्य पदक। आप यहाँ पर सुनील कुमार को तस्वीर में देख रहे हैं। ये प्रतियोगिता अम्मान जॉर्डन में आयोजित हुआ था, जिसमें आपको ध्यान रखना, एशियन चैंपियन में ग्रीको रोमन पहलवान सुनील कुमार ने कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये चाइना के पहलवान को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। देखिए, 87 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए चाइना के पहलवान को हराकर उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। अच्छा, सुनील कुमार से जुड़ी हुई कुछ जानकारी है, जैसे कि हाल ही में चाइना के हांगझो में हुए एशियन गेम्स में भारत को 13 साल बाद कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक दिलाकर इतिहास रचा था, और उन्हें जनवरी 2024 में यानी कि पिछले ही साल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था। अब यहाँ से एक ये पॉइंट अराइज हो जाता है। देखिए, अगर हम पहलवान की बात करें तो पिछली बार 2013 में किसी पहलवान को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2013 के बाद डायरेक्ट 2024 में किसी पहलवान को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये तमाम बातें ध्यान रखिए। चलिए, 11 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में मार्च 2025 में जस्टिस यशवंत वर्मा को या फिर यशवंत वर्मा के विवादों में रहने का कारण निम्नलिखित में से क्या है। अच्छा, ये बहुत खबरों में है, ये ध्यान रखिएगा। उनके आवास पर बहुत अधिक मात्रा में बोरी में कैश मिला है, जो कि कुछ जल भी गया था, तो इस वजह से ये खबरों में है। दरअसल मामला यह है कि 24 मार्च को होली के दिन दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में आग लगी थी, और जब फायर ब्रिगेड टीम को बुलाया गया और वो आग को जब बुझाई गई, मतलब इसमें देखा गया कि उनके घर पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, जो आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो उनके दिल्ली आवास पर यह आग लगा था। नकदी का एक बड़ा भंडार पाया गया है, करोड़ों में मतलब रुपया वहां पर था, जो जला भी था, और जिसके बाद वो आरोपों की मतलब ये आरोप लगा, जिसके बाद वो यशवंत वर्मा वर्तमान में जांच के दायरे में है। तो यही वो मामला आपको ध्यान रखना है, जिस वजह से ये खबरों में है। फिलहाल अगर आपसे पूछे भी जाएंगे तो बस इतना ही, मतलब ये किस हाईकोर्ट के जज हैं और मामला क्या है दरअसल, जो कि प्रश्न में भी हमने आपसे पूछा है, तो ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट की बात हो रही है, अगर आपसे हम ये पूछें कि पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वर्तमान में कौन है, तो कृष्णन विनोद चंद्रन है, और क्रम के दृष्टिकोण से वे 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं पटना हाईकोर्ट के। 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी या फिर अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होने की घोषणा की है। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि इंडोनेशिया। ठीक है, तो फिलहाल ब्रिक्स को लेकर आप लोग जानते ही होंगे, अब यहाँ पर उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, किसी और वीडियो में ब्रिक्स की चर्चा होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब यहाँ पर आज का ये वीडियो समाप्त होता है, हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। अच्छा, अगर आप घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो इस कोर्स को बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के जरिए जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि बिहार में निम्न में से कहां आगामी 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कंप्लीट जानकारी आप लोगों को दी गई, कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।